नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ग्राम पर। आज की वीडियो में हम द्विवेदी युग की ये 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा द्विवेदी युग का पार्ट 2 होगा। पहले पार्ट में हमने 30 प्रश्न ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। हिंदी टीजीटी पीजीटी के नाम से एक प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, इसके बाद आधुनिक काल के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। इसमें भारतेंदु युग के भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। चलिए देखते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। पूछा जा रहा है कि ये जो पंक्तियां दी गई हैं, करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, ये किसकी रचना है, किसकी रचना से ली गई है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त और या सियाराम शरण गुप्त। तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत से ली गई पंक्तियां हैं और इनके भी गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि तुलसीदास के बारे में कह रहे हैं कि तुलसीदास मानस नाद नहीं कर पाते यदि महावीर यानी हनुमान जी का आशीर्वाद उन्हें नहीं मिलता, प्रसाद नहीं मिलता। ठीक वैसे ही मैथिली शरण गुप्त जी अपने बारे में भी कहते हैं कि मुझे भी महावीर का प्रसाद मिला, तभी मैं कुछ कर पाया अपने कवि जीवन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग की कविता है। द्विवेदी युग की कविता कैसी है? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक या नवजागरण परक या नारी चेतनात्मक। द्विवेदी युग की कविता की प्रकृति पूछी जा रही है कि किस तरह की कविता द्विवेदी युग में हुई है। तो द्विवेदी युग की कविता जो है उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक है। उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक। इतिवृत्तात्मक का अर्थ हो जाता है व्यक्ति विशेष से संबंध रखना। जैसे कोई कवि विशेष है, उसकी रुचि, उसकी शैली, उसकी अपनी समझ के आधार पर, उसकी अपनी शैली के आधार पर रचनाएं होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया था। द्विवेदी युग के कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जिनको कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर जैसी उपाधियां दी गई थी? नाथू शर्मा शंकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, निराला। नाथू शर्मा शंकर जी जो है, इन्हीं को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु और साहित्य सुधाकर जैसी उपाधियां दी गई हैं। ये अलीगढ़ से बिलोंग करते थे। अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, अलीगढ़। और इनकी संपूर्ण रचनाओं का संग्रह जो है शंकर सर्वस्व के नाम से है। शंकर सर्वस्व। इनके महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ जो है अनुराग रत्न, शंकर सरोज आदि। शंकर सरोज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है प्रश्न को, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कौन है या प्रवर्तक कवि कौन है? हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, राधाकृष्ण दास। तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक जो है माना जाता है श्रीधर पाठक को।
श्रीधर पाठक को प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि माना जाता है। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं वनाष्टक, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, गुणवंत हेमंत, गुणवंत हेमंत, गुणवंत हेमंत। और इन्होंने कई अंग्रेजी कविताओं का अनुवाद भी किया है, जिसमें गडेरिया और दार्शनिक है, एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, है ना। ध्यान रखिएगा इन सब का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग की काल सीमा कब तक मानी जाती है? द्विवेदी युग कब से कब तक माना जाता है? 1850 से 1900 ईस्वी तक, 1900 से 1947 ईस्वी तक, 1947 से 1970 ईस्वी तक, 1900 से 1918 ईस्वी तक। तो आपको पता होगा कि द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? 1900 से 1918 ईस्वी तक। ये कालखंड जो है द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। 1903 में द्विवेदी जी जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन करना शुरू करते हैं, और 1920 तक जो है लगभग ये सरस्वती का संपादन करते हैं। 1900 के आसपास सरस्वती का संपादन शुरू होता है, वहीं से द्विवेदी युग की शुरुआत मानी जाती है। 1918 तक, 18 से 36 फिर छायावाद आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की नहीं है? हरिऔंध की रचना नहीं है पूछा जा रहा है। हरिऔंध की रचना कौन सी नहीं है? विचित्र विवाह, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभदे चोपदे, चुभते चोपदे। इसमें से जो विचित्र विवाह है ये हरिऔंध जी की रचना नहीं है। विचित्र विवाह जो है रामचरित उपाध्याय जी की रचना है, रामचरित उपाध्याय। बाकी ये तीनों वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चोपदे, ये तीनों रचनाएं जो है हरिऔंध जी की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं? यानी इनकी खुद की रचना नहीं है बल्कि अनुवाद किया हुआ है। पंचवटी, जय भारत, मेघनाथ वध, नहुस। अनुवाद पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना अनुवाद है। ये है मेघनाथ वध। मेघनाथ वध जो है अनुदित रचना है। बाकी पंचवटी, जय भारत, नहुस ये सब मौलिक हैं। नहुस एक गोपाल चंद गिरधर दास का नाटक भी है। भारतेंदु के पिता जो हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास, इसको भी याद रखिएगा आप। इसको हिंदी का पहला नाटक माना जाता है, कुछ आलोचक मानते हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त हैं राष्ट्रवादी कवि, जन कवि, कवि सम्राट, सामंजस्यवादी कवि। यानी शुक्ल जी ने मैथिली शरण गुप्त को किस कैटेगरी में रखा है, किस तरह का कवि माना है? तो शुक्ल जी ने इनको सामंजस्यवादी कवि कहा है। किसको? मैथिली शरण गुप्त जी को। और कवि सम्राट की उपाधि आपको पता है हरिऔंध को मिली हुई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रस कलश किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, मैथिली शरण गुप्त।
रसकलश किसकी रचना है? ये है हरिऔंध की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की। जयप्रसाद शुक्ल सनई का एक उपनाम है त्रिशूल, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। त्रिशूल, त्रिशूल के नाम से देशभक्ति की कविताएं करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है साकेत की जो कथा है गुप्त जी के, इसका मुख्य संबंध किसके चरित्र के विकास से जुड़ा है? राम और सीता के, लक्ष्मण और उर्मिला के, भरत और मांडवी के, लक्ष्मण और सीता के। तो आपको पता होगा ये लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र से, मेन तो इसकी नायिका जो है उर्मिला है और लक्ष्मण चूंकि इनके ही पति हैं, तो इनके और उर्मिला के चरित्र विकास से जुड़ी हुई कथा है साकेत की। और साकेत अयोध्या का ही एक नाम है, अयोध्या को ही साकेत कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा नंदन पंत। तो चिरगांव आपको पता है मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान है झांसी। चिरगांव, चिरगांव झांसी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थल है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी होशंगाबाद से बिलोंग करते थे, होशंगाबाद, होशंगाबाद एमपी, मध्य प्रदेश। और सुमित्रा नंदन पंत कौसानी, उत्तराखंड। कौसानी अल्मोड़ा जिला में पड़ता है, अल्मोड़ा। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, पंत जी को। और सुभद्रा कुमारी चौहान ये निहालपुर से बिलोंग करती हैं, निहालपुर, निहालपुर प्रयाग यानी इलाहाबाद, निहालपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग का एक और नाम है संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल, गद्य काल। द्विवेदी युग का दूसरा नाम पूछा जा रहा है, तो ये है जागरण सुधार काल। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है जागरण सुधार काल। और गद्य काल, आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी गद्य काल कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से ये वीडियो काफ़ी लेट हो गई, इसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं आप लोगों से। अब आगे से कोशिश करूँगा कि वीकली आपको कम से कम 2 से 3 वीडियो कम से कम दे सकूँ। मैं कोशिश तो ज़्यादा करता हूँ मगर समय भी मैनेज नहीं हो पाता है। द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया? पूछा जा रहा है कि द्विवेदी जी ने कविता के सिंहासन से किस भाषा को उतारा और किसको प्रतिष्ठित किया। तो यहाँ पूछा जा रहा है खड़ी बोली के योगदान में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने से पहले उन्होंने किसको कविता के सिंहासन यानी काव्य की जो कौन सी भाषा थी जिसको उन्होंने कविता के सिंहासन से उतार दिया? फारसी भाषा, संस्कृत भाषा, पाली भाषा, ब्रज भाषा। तो आपको पता है कि भक्ति काल, रीतिकाल, यहाँ तक कि भारतेंदु युग तक जो है काव्य की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा को इन्होंने
कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने का काम द्विवेदी जी ने किया। यानी द्विवेदी युग से हमें खड़ी बोली में कविताएं देखने को मिलने लगती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? निम्नलिखित विचारकों में से किसका है? रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामधारी सिंह दिनकर। ये कथन किसने कहा है कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किसका है? शुक्ल जी का कथन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या? आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ से ली गई हैं? पंचवटी, साकेत, नहुष, विष्णुप्रिया। ये गुप्त जी की किस रचना से है? ये जो है साकेत की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? साकेत की। याद रखिएगा, पूछी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला के बारे में, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में, रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद के बारे में, नंद दुलारे वाजपेयी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। ये किसने कहा है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, और किसके बारे में कहा है ये पूछा जा रहा है। तो ये कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। बाल मुकुंद गुप्त आपको याद ही होगा, शिव शंभू के चिट्ठे, बाल मुकुंद गुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके साहित्य को हम सरस्वती और इंदु में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं वही उस साहित्य का असली रूप है? ये पूछा जा रहा है कि सरस्वती और इंदु पत्रिका में जो प्रयोगात्मक रूप हमें साहित्य का देखने को मिलता है वही उस साहित्य का असली मूल रूप है। ये किस साहित्य की बात हो रही है? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, आधुनिक युग के? तो आपको पता है ये द्विवेदी युग की बात हो रही है। सरस्वती और इंदु में द्विवेदी युग के जो साहित्य का प्रयोगात्मक रूप है वही उस साहित्य का असली रूप भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यानी किस रचना में नायिका जो है प्रधान नहीं है, और वो या तो नायक प्रधान है या तो नायक नहीं है, ऐसी रचना पूछी जा रही है। इसमें से पूछा जा रहा है यशोधरा, पंचवटी, साकेत, विष्णुप्रिया। तो आपको पता है ये यशोधरा जो है गौतम बुद्ध की पत्नी थी, महात्मा गौतम बुद्ध की, तो ये भी नायिका प्रधान रचना है। साकेत उर्मिला के ऊपर लिखा गया है, लक्ष्मण की पत्नी, तो ये भी नायिका प्रधान है। विष्णुप्रिया जो है एक पश्चिम बंगाल के संत हैं, चैतन्य महाप्रभु, उनकी पत्नी है चैतन्य महाप्रभु। इनकी पत्नी है विष्णुप्रिया, इनको नायिका बनाया गया है इसमें। तो ये तीनों रचनाएं जो है नायिका प्रधान है। पंचवटी नायक प्रधान रचना है, इसके नायक लक्ष्मण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचवटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है
वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है। पूछा जा रहा है कि भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास जी ने किया है, वैसा आधुनिक काल में किस कवि ने किया है। हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, निराला, मैथिली शरण गुप्त। ये किया है गुप्त जी ने, मैथिली शरण गुप्त जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साकेत में कितने सर्ग हैं। साकेत में कितने सर्ग यानी अध्याय हैं। 15 सर्ग, 11 सर्ग, 12 सर्ग, 7 सर्ग। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था। 12 वर्ष का। तो 12 सर्ग याद रखिएगा। साकेत में 12 सर्ग हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ तक तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए थे। अब यहाँ से मैं आगे 10 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ अपनी तरफ से बना करके, जिनकी संभावना है कि आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। द्विवेदी युग से ही लिए हैं मैंने ये प्रश्न, और काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं, महत्वपूर्ण कथनों को लिया हुआ है। देखिएगा। बेकन विचार रत्नावली किसका अनुदित ग्रंथ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध, हरिओम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बेकन विचार रत्नावली ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा अनुदित है, और लॉर्ड बेकन के निबंधों का संग्रह है, उसका अनुवाद है। लॉर्ड बेकन उनके निबंधों का अनुवाद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के लेखों को बातों का संग्रह किसने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने। बातों का संग्रह यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो लेख हैं वो बातों के संग्रह हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। भद्दापन इनमें न था, न रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण में। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के संबंध में है। शुक्ल जी ने ये किसके बारे में कहा है कि ये बहुत प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे, और इनमें किसी तरह का भद्दापन नहीं था। श्रीधर पाठक के बारे में, पंडित रामचरित उपाध्याय के बारे में, अंबिका दत्त व्यास के बारे में, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन के बारे में। तो ये कहा है शुक्ल जी ने श्रीधर पाठक के बारे में। स्वच्छंदतावादी कवि हैं, फिर भी जो है भद्दापन इनकी कविताओं में, इनके चरित्र में कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है किसी भी तरह का। और शुक्ल जी ये बात कह रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समालोचना दर्श किसका अनुदित ग्रंथ है। समालोचना दर्श बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर। पूछा जा रहा है समालोचना दर्श किसका अनुदित ग्रंथ है। यह है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का। इनका उपनाम जकी है, आपको याद रखना है, जकी। और समालोचना दर्श क्या है, ये एक पोप कवि हैं, उनकी रचना है एस्से ऑन क्रिटिसिज्म। एस्से ऑन क्रिटिसिज्म उसी का अनुवाद है। एस्से ऑन क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म एस्से ऑन क्रिटिसिज्म उसी का अनुवाद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
इनमें से कौन सी श्रीधर पाठक की अनुदित रचना नहीं है? एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, काव्य मंजूषा। तो इनमें से जो काव्य मंजूषा है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, काव्य संग्रह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। और बाकी ये तीनों रचनाएं श्रीधर पाठक जी की अनुदित रचनाएं हैं। एकांतवासी योगी जो है ये हरमिट का अनुवाद है। गोल्ड स्मिथ की ये तीनों कविताएं हैं। गोल्ड स्मिथ आयरिश कवि हैं गोल्ड स्मिथ। इनकी रचना है हरमिट का खड़ी बोली में अनुवाद है एकांतवासी योगी। ये है खड़ी बोली में। और उजड़ ग्राम डेजर्टेंड विलेज ये भी गोल्ड स्मिथ का है। डेजर्टेंड विलेज ये ब्रज भाषा में अनुदित है, ब्रज में। और श्रांत पथिक ट्रैवलर का अनुवाद है। ट्रैवलर इनका काव्य संग्रह है गोल्ड स्मिथ का, और ये खड़ी बोली में है। ध्यान रखिएगा ये तीनों रचनाएं पूछी जाती हैं। एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक, एक और है गडेरिया और दार्शनिक, वो भी अनुवाद है। और एक जो है ऋतु संहार का भी कालिदास के अनुवाद इन्होंने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं गिरधर शर्मा नवरत्न, लोचन प्रसाद पांडे, रामचरित उपाध्याय, नाथू शर्मा शंकर। तो द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार कौन है? रामचरित उपाध्याय जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह है भारत भारती, द्वापर, किसान, रंग में भंग। ये रंग में भंग जो है इनका पहला काव्य संग्रह है और इसका वर्ष है प्रकाशन का 1909 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और ये द्वापर, किसान ये भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। भारत भारती तो है ही, जानते ही हैं, ये भी याद रखिएगा, गुप्त जी की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। गणपति चंद्र गुप्त जी ने आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा है? ये कहा है हरिऔध को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य की, उसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसे याद कैसे रखेंगे? बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ याद रख लेंगे। गणपति चंद्र को आप रिलेट कर लेंगे जगदीश चंद्र बसु से, ठीक है। जगदीश चंद्र बसु वैज्ञानिक थे, गणपति चंद्र भी वैज्ञानिक इतिहास लिखते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास।
ये पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत प्रबंध काव्य नहीं है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हरिऔध का प्रबंध काव्य नहीं है। प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, विहार वाटिका। तो इसमें से जो विहार वाटिका है ये इनका प्रबंध काव्य नहीं है, बल्कि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का अनुदित ग्रंथ है। और ये अनुदित ग्रंथ किसका है? जयदेव के गीत गोविंद का अनुवाद है। जो संस्कृत के कवि हैं जयदेव, इनकी रचना है गीत गोविंद। गीत गोविंद इसी का अनुवाद है विहार वाटिका। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और बाकी जो रचना है प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास, ये उपाध्याय जी की, हरिऔध जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रबंध रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं। द्विवेदी जी के संबंध में उक्त कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, बच्चन सिंह। द्विवेदी जी के बारे में ये किसने कहा है कि हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं? ये कथन है शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो दोस्तों ये थी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप किस स्टेट से किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हो सके तो ये भी कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आने वाली वीडियोस में कुछ, आपको पता है हिंदी साहित्य में स्टेट लेवल पर कुछ विशेष साहित्यकारों की रचनाएं, विशेष चीज़ें भी पूछी जाती हैं, तो उनको मैं आने वाली वीडियोस में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।